नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा भाग कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि लंबे छोटे प्रश्नों का हल, आसान भाषा और शानदार समझाने का तरीका, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण। इस लेक्चर को ध्यान से देखें और अपने नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जो भी पहला लेक्चर नहीं देखे हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। क्या बात करने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग बने रहिए। तो चलिए, हम लोग पहले क्लास में हम लोग बहुत क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, उसके आगे आज हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए सभी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए और समझने का भी प्रयास कीजिए, और आप लोग जो है इनका नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है हमारा, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है। चलिए उत्तर पर ध्यान दीजिए। वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर स्थापित किया गया, फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई, इटली में ऑस्ट्रिया राज परिवार को सत्ता सौंपी गई, लेकिन नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है हमारा, विलियन I के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। विलियन I के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। चलिए उत्तर देखते हैं। विलियन I प्रसा काम राजा जानता था। ठीक है, विलियन I प्रसा कम राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियन ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियन I बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। ठीक है, विलियन ने बिस्मार्क को अगर चांसलर नहीं बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव नहीं होता। चांसलर का मतलब होता है जैसे कि हम लोगों का अभी का प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी है, उसी प्रकार उसी कैटेगरी का एक चांसलर भी होता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, उसी तरह का चांसलर भी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फिलहाल के लिए अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पुनः एक बात फिर से दोहराएंगे कि इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाएं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। चलिए उत्तर पर ध्यान दीजिए। कह रहा है 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ। चलिए उत्तर देखते हैं। चलिए उत्तर पर ध्यान दीजिए। फ्रैंकफर्ट संसद को बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद ने नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब पसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछ ही लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोह एवं रक्त की नीति क्या थी। लोह एवं रक्त की नीति क्या थी। जवाब देना है, लोह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। चलिए लोह एवं रक्त नीति क्या थी, तो लोह एवं रक्त नीति का जो प्रतिपादन था वो बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी। चलिए उत्तर देखिए, ध्यान से दीजिए। सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। ठीक है, दूसरा है वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तीसरा है वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। चौथा था दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वो क्यों विख्यात है। ठीक है, प्रश्न है हमारा, मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वो क्यों विख्यात था। चलिए उत्तर दीजिए। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसे आप ऑब्जेक्टिव में भी बना लेना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जाता है। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति का संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वो यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। प्रश्न, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की। ऑब्जेक्टिव पे तौर पे लिख लेना है सबको। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की, तो फट से जवाब देना है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। किसने की भाई, फट से जवाब देंगे कि नेपोलियन ने की है सर। किसने, नेपोलियन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, चार्टिस्ट आंदोलन का किस
देश में हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो फट से बता देना है कि इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट है हमारा वियना कांग्रेस। नेक्स्ट है हमारा वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश की स्थापना की गई। ठीक है, वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो फट से जवाब देना है बूढ़े राजवंश की। तो कब? 1815 द्वारा फ्रांस में। ठीक है, वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये आने वाली है हमारे नेक्स्ट डे, तो आप धैर्य से देखिए। आपको ऑब्जेक्टिव इसमें पूरा कराने वाले हैं, जो कि 1 से लेकर 65 नंबर तक ऑब्जेक्टिव हम इसमें डाले हुए हैं। 65 ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर में। ठीक है, यानी कि बात करें तो पूरी किताब है, इसमें पूरी किताब है, यानी कि चैप्टर का, एक चैप्टर का पूरा कहीं से पूछेगा तो आप उसका जवाब यूं चुटकी बजाते बजाते ही आप दे दोगे। अगर पूरा लेक्चर अगर ध्यान से देखेंगे, पूरा लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी नोट्स आप बनाएंगे, तो आपके 100% की गारंटी एक भी प्रश्न इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और एक बात और, अपने सवाल और सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अभी के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।